हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज़ एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। वैसे तो जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसमें आपने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बिजनेस स्टडी में भी ये टॉपिक दे के रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लिया है, उसके फीचर्स क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड देन उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने उसके एलिमेंट्स एंड डायमेंशंस भी आपको अच्छे से कवर करवा दिए थे। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वो अच्छी लगी तो उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना, एंड देन फिर आना इस वीडियो पर। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको सीक्वेंस में कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या देके रखा है, इन 1991 द इंडियन इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड अ राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस डिपॉजिट डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम कौन से ईयर की बात करें, 1991 की बात करें ना, तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस कर रही थी। फॉरेन एक्सचेंज आपको पता ही है। ठीक है, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद हाई गवर्नमेंट डेफिसिट। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी ईयर हमने उठाया, कोई भी फाइनेंशियल ईयर हम उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट पूरे एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सपोज कीजिए, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो एक साल में जो गवर्नमेंट है वो 500 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें कि गवर्नमेंट इसी साल में, इसी पूरे एक साल में कितना खर्चा कर रही है हमारी कंट्री के लिए, लोगों के लिए, तो वो आया 600 करोड़। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। ठीक है, तो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को माइनस करेंगे ना, मतलब 600 करोड़ में से 500 करोड़ को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 100 करोड़ है यही क्या है, यही है डेफिसिट। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो 1991 में हाई डेफिसिट बियर कर रही थी। ठीक है, आया समझ में। मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे थे एंड इनकम उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद बोला जा रहा है जो बम्पर क्रॉप्स है, मतलब क्रॉप्स का अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी जो फूड आइटम्स थे ना उनकी प्राइसेस बढ़ती ही जा रही थी, राइज होती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स 1991 में फेस करने को मिल रहे थे। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए जिनका नाम क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि जुलाई 1991 में लेकर आई थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, आया समझ में। The main aim of the new industrial policy was to create more competitive environment in the economy and to remove the barriers of entry and growth of firms। क्या बोला जा रहा है कि ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो लाने का क्या मकसद था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए, एंड देन फिर उसके बाद जो भी एंटरप्राइज हैं जिनको मुश्किलें आती हैं मार्केट में एंटर होने के लिए या ग्रोथ के लिए, तो क्या हो जाए, वो बैरियर्स, वो मुश्किलें रिमूव हो जाएं, हट जाएं। ठीक है, आया समझ में। ये मकसद था हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, इसलिए वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आई। ठीक है, आया समझ में। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी वर एज फॉलो। तो अभी हम क्या समझेंगे कि ये जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, इनके क्या क्या फीचर्स हैं।
तो सबसे पहले तो हमें डी लाइसेंसिंग दे के रखा हुआ है। सबसे पहला फीचर क्या है, डी लाइसेंसिंग, जिसका मतलब क्या है, द न्यू पॉलिसी अबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर 6 इंडस्ट्रीज। क्या बोला जा रहा है कि पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पहले क्या होता था कि जब भी कोई इंसान इंडस्ट्रीज को खोलना चाहता था तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उस लाइसेंस लेने वाली पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया, मतलब डी लाइसेंसिंग कर दिया। अब जिसको भी इंडस्ट्री खोलना है उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से, वो आराम से अपनी इंडस्ट्री खोल सकता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनके लिए लाइसेंसिंग जो है वो कंपलसरी है, जैसे कि हजार्डस इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो उनको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है आज भी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद भी। ठीक है, आया समझ में? तो वो कौन कौन सी 6 इंडस्ट्रीज़ हैं ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि गवर्नमेंट डी लाइसेंसिंग लेकर आई, मतलब इंडस्ट्रीज़ को अब कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब क्या हुआ, आपको अच्छे से पता है कि पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो बिजनेस है उसको ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है एंड ऑपरेट कर रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या बोला जा रहा है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे ही आई तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है ना, मतलब गवर्नमेंट ने जो भी फर्म्स वगैरह बनाए, जो भी इंडस्ट्रीज बनाए, उसको कम कर दो। अब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाओ। अब जो आम इंसान भी है वो भी इंडस्ट्रीज खोल सकता है, बिजनेस क्रिएट कर सकता है। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। मतलब बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के लोग, आम जनता खोल सकती थी, लेकिन कुछ 4 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट के हाथ में थी। जैसे कि आज रेलवे की बात करें तो वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। ठीक है, आया समझ में? उसको अभी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब है? डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। क्या बोला जा रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है जिसको हम पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था कुछ एंटरप्राइजेस में, उन्होंने इंडस्ट्रीज बिल्ड करी हुई थी जिनमें जो इन्वेस्टमेंट लगा है वो गवर्नमेंट का ही लगा है, क्योंकि गवर्नमेंट ही उसे ओन करती थी, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी एंड ऑपरेट भी गवर्नमेंट करती थी। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा उन्होंने अपने शेयर्स का कुछ पार्ट या सारे ही शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपने शेयर्स का कुछ पार्ट प्राइवेट आम आदमियों को बेच रही है, प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बेच रही है, या फिर हम बोल सकते हैं पूरी ही अपनी कंपनी को, पूरी ही अपनी इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रही है, मतलब पूरे ही शेयर्स बेच डाल रही है हमारी गवर्नमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर की कंपनीज है या बाहर के लोग हैं वो फ्रीली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी इंडिया के एंटरप्राइजेस में, इंडिया की इंडस्ट्रीज में। इसे हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि बाहर के अगर लोग चाहें वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के शेयर्स वो खरीद सकते हैं, उसमें हम कोई भी रोक टोक नहीं करेंगे। ठीक है, द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वॉज इंक्रीज एंड इन मैनी एक्टिविटीज 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज परमिटेड। गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। अगर फॉरेन कंपनी से कोई भी टेक्नोलॉजी हमें लेनी है तो वो हम बिल्कुल ले सकते हैं, उसके लिए भी कोई परमिशन हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन
board FIPB was set up to promote and channelize foreign investment in India। अभी जस्ट मैंने आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, तो बोला क्या जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को बनाया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर पाए। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका क्या मतलब है, मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड। पहले क्या होता था, मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पहले गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ गुड्स के लिए बोल के रखा था कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स है ना, ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन है उन्होंने हटा दिया। अब ये जो गुड्स सिर्फ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद अब हर कोई उसे बना सकता है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व्ड नहीं है। अब ये प्रोडक्ट्स चाहे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको क्या चीजें बताई हैं, ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, ये सभी क्या है, ये भी फीचर्स हैं। ये न्यू पॉलिसी जो हमने पढ़ी ना, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट जो हमारी है उन्होंने क्या क्या चेंजेस लेकर आए थे उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से इलैबोरेट कर दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए ना, इसमें 3 मेजर पॉइंट्स छुपे हुए थे जो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। In essence, new industrial policy has sought to liberate industry from the shackles of the licensing system, liberalization, drastically reduce the role of public sector, privatization, and encourage foreign private participation in India's industrial development, globalization। क्या बोला जा रहा है कि हमने 7 पॉइंट्स पढ़े, तो 7 पॉइंट्स में क्या क्या देके रखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया, जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, एंड इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर थे उसको कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर के रोल को नेग्लिजिबल कर दिया, कम कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट ने अब आम आदमियों को भी इंडस्ट्रीज खोलने का मौका दिया। ठीक है, या तो आप शेयर्स खरीद लो। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, जो फॉरेन मार्केट है या फॉरेन के लोग हैं वो हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी फ्रीडम दे दी, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो मेन 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर देके रखे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट किए थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, So the 3 main components of new industrial policy or new economic policy are liberalization, privatization, globalization। क्या बोला जा रहा है, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ना, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। क्या बोला जा रहा है, जो गवर्नमेंट ने बिजनेस पे अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे ना, उसको हटाने को ही क्या बोलते हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाने को ही हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड एंड ऑफ लाइसेंस, परमिट एंड कोटा। क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि प्राइवेट सेक्टर वाले एंट्री नहीं कर सकते मार्केट में या उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, उसके रेस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने हटा दिया। एंड इनफैक्ट जो ये बोला गया था कि प्राइवेट सेक्टर वालों को लाइसेंस लेना होगा पहले, तभी वो कोई इंडस्ट्री खोल पाएंगे, तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट ने हटा दी। किसके द्वारा, लिबरलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, The Indian industry has been liberalized in the following manner। ठीक है, इंडियन जो इंडस्ट्री है वो कैसे लिबरलाइज्ड हुई उसके बारे में हमें यहाँ पर दे के रखा हुआ है। ठीक है,
एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, काफी सारी इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग सिस्टम्स को हटा दिया, एबॉलिश कर दिया। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, पहले तो ये बोला गया था कि बिजनेस को अगर आपको एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, अलग किसी स्टेट में खोलना है, तब भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, लेकिन अब ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया था। अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोला जा रहा है, पहले क्या होता था कि गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचाना है या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाना है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुंचाना है, तब भी परमिशन लेनी होती थी। अब ऐसे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए, अब आपको जहां मर्जी अपने बनाए गए गुड्स भेजने आप भेज सकते हो, ठीक है। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपने गुड्स बनाए हैं तो आपको ये हक है कि उसका क्या प्राइस रहेगा मार्केट में वो भी आप फिक्स कर पाओ, तो ये भी लिबरल मतलब ये भी फ्रीडम गवर्नमेंट ने आपको दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, क्या बोला गया, जो टैक्स रेट लगते हैं ना गुड्स बनाने के बाद, क्या होता है गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती है, कुछ परसेंटेज में टैक्स लेती है, ठीक है। गुड्स बोलो या सर्विसेज बोलो, दोनों पे ही टैक्स लेती है कौन, गवर्नमेंट, तो टैक्स रेट को भी कम कर दिया किसने, गवर्नमेंट ने, ठीक है। देन उसके बाद सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो भी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है उसके प्रोसीजर को भी गवर्नमेंट ने सिंपल कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद लिबरल प्रोसेस टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, अब फॉरेन का पैसा हमें यूज करना है या फॉरेन की टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी है, तो उसके लिए भी लिबरल प्रोसेस गवर्नमेंट ने दे दी, मतलब आपको फ्रीडम है, आपको फॉरेन की कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको फॉरेन के लोगों की इन्वेस्टमेंट चाहिए आप बिल्कुल उसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज थी लिबरलाइजेशन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड अ रिड्यूस्ड रोल टू पब्लिक सेक्टर, बोला गया जो पब्लिक सेक्टर का रोल है ना उसको कम कर दिया गया एंड प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया गया, ठीक है, क्लियर हुआ। दिस वॉज अ रिवर्सल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज परस्यूड सो फार बाय इंडियन प्लानर, पहले क्या हुआ था, जो इंडियन प्लानर्स ने जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो इंडियन प्लानर्स ने कुछ पॉलिसीज बनाई थी ना, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि हमारी गवर्नमेंट के पास अधिकतर हक रहेंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है वही इंडस्ट्रीज बना सकती है, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना हक नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन आने के बाद जो इंडियन प्लानर्स का डिसीजन था उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया, अब प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल आ गया था, पब्लिक सेक्टर का कम हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद बोला जा रहा है फॉर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट इनिशिएटेड द फॉलोइंग मेजर्स, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए थे वो हम पढ़ लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो मैंने पढ़ाई दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू सेलिंग अ पार्ट और होल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, वही चीज बोला जा रहा है कि कुछ पार्ट या पूरा ही शेयर पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट डिल्यूट्स द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन द पीएसयू इफ द प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स मोर देन 51% शेयर्स एंड इट वुड बी रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू टू द प्राइवेट सेक्टर। क्या बोला जा रहा है, अगर प्राइवेट सेक्टर के पास 51% शेयर्स हैं तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि जो भी ओनरशिप है एंड मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, वो शिफ्ट हो गई है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर के पास, प्राइवेट लोगों के पास, आम जनता के पास 51% शेयर्स है किसी भी एंटरप्राइज के, तो क्या माना जाएगा कि उसकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ने क्या सेट किया, BIFR मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोला जा रहा है, BIFR वाज सेट अप टू रिवाइव और क्लोज लॉस मेकिंग एंड सिक PSUs। अब ये जो BIFR है ये क्यों बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है उसे क्लोज कर दिया जाए,
या अभी भी उसमें थोड़ी सी जान बाकी है तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया जाए, रिवाइव कर दिया जाए, उसको वापस काम पर लगाया जाए। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द एमर्जेंस ऑफ कोहेसिव और वेल इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी। क्या बोला जा रहा है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरी वर्ल्ड की जितनी भी अलग अलग इकोनॉमीज है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए ग्लोबल इकोनॉमी में। ठीक है, आया समझ में? इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी टू रिमूवर ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। क्या बोला जा रहा है? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है फॉरेन मार्केट के साथ, अब्रॉड के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड जो चलता है, या फिर जो फॉरेन के लोग हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा पहले, वो सब हटा दिए जाएं। तो उससे क्या होगा? उससे हमारा देश पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, खुद को डेवलप कर सकता है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भी बेच सकता है, जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा हमारी कंट्री का। ठीक है, आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है? जो भी बैरियर्स गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे इंटरनेशनल ट्रेड में, वो सभी हटा दिए गए ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। बोला जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी फॉरेन कंट्री के साथ इंटरेक्शन थे वो अच्छे हुए, एंड जो भी इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के भरोसे इन द सेंस कि अगर इंडिया को किसी सामान की जरूरत है जो इंडिया में नहीं मिल रहा, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीन की जरूरत पड़ रही थी तो इंडिया वाले अमेरिका से वो इंपोर्ट करवा रहे थे। तो ये क्या है? इंटरडिपेंडेंस। एंड इंडिया में कोई सामान बन रहा है जो कि फॉरेन कंट्री में नहीं मिल रहा है, तो फॉरेन कंट्री के लोग भी इंडिया से वो सामान एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब इंपोर्ट करवा सकते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरैक्ट भी कर रहे हैं एंड एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज कैन नाउ इजिली सर्व कस्टमर इन अ डिस्टेंट ज्योग्राफिकल मार्केट। मतलब कहीं पर भी आप बैठे हो, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो आप तक सामान पहुंचा सकता है, वो भी बड़े ही आराम से। ठीक है, This has been made possible by the rapid advancement in technology and liberal trade policy by the government। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने लिबरल ट्रेड पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, जिस वजह से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फ्रीली यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पूरा टॉपिक जो कि आपके बुक में दे के रखा है एंड जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आई है वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।